आपकी गाड़ी स्क्रैप करनी होगी। अगर आपने 2023 से पहले कोई पेट्रोल गाड़ी ली है तो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आपकी गाड़ी कूड़ेदान में जा सकती है। इसी डर से अगर आपने 2024-25 में कोई दूसरी गाड़ी ली है जो कि E20 कंप्लाइंट है, तो आने वाले समय में जब E27 आएगा तो आपकी ये नई वाली गाड़ी जो 2024-25 में ली थी वो भी कूड़ेदान में ही जाने वाली है। पेट्रोल के प्राइजेस 70% से घटने वाला है। पेट्रोल बहुत ही सस्ता होने वाला है। आपका इंजन कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा, आपका माइलेज एकदम से गिर जाएगा, लेकिन पेट्रोल के प्राइजेस लगभग आधे होने वाले हैं। क्या आपने भी ऐसा कुछ सुना है पिछले एक महीने में? बहुत सारे रील्स में, यूट्यूब वीडियोस में बहुत कुछ बातें कही जा रही है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे E20 और E27 नॉर्म्स के बारे में। क्या सच में आपकी गाड़ी कूड़ेदान में जाने वाली है? क्या सच में पेट्रोल के प्राइजेस गिरने वाले हैं? क्या सच में E20, E27 की वजह से आपकी गाड़ी का माइलेज घट सकता है और इंजन डैमेज हो सकता है? हर एक चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एकदम अनबायस तरीके से। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की एक छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी बच्चे के स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए या फिर स्कूल बुक के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, या फिर किसी हेल्पलेस सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से जल्दी उन तक मदद पहुंचाने की। हम फिलहाल सिर्फ ये सर्विस, ये जो हेल्प है पुणे में कर रहे हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे जितना हो सके सभी को बेनिफिट पहुंचाने की। लेकिन सिर्फ किसी बच्चे के स्कूल के यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स या फिर सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन, सिर्फ इन तीन ही चीज़ों में हम फिलहाल ये इनिशिएटिव चला रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप मेल हमें भेज सकते हो। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल 1 सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन आपके मन में ऑटोमोबाइल से जुड़ी जो कुछ भी डाउट है, क्वेरीज है, या फिर आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमारे वीडियोस आपकी हमेशा मदद करेंगे। तो 1 सेकंड का टाइम निकाल के प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इथेनॉल से जुड़ी, E20 से जुड़ी जो कुछ भी कन्फ्यूजन किसी के मन में हो तो आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचा सकते हो। तो सीधा आगे बढ़ते हैं कि ये E20 है क्या। E20 को लेके बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे वीडियोस बन रहे, बहुत सारे कंटेंट्स बन रहे, मिलियंस में जा रहे, लेकिन सच्चाई क्या है उस तक किसी ने पहुंचने की कोशिश की नहीं है। इसके वजह से हुआ क्या कि एक डर का माहौल पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फैला है, यूज कार मार्केट में फैला है। हर कोई E20 को लेकर डर रहा है कि E20 सच में इंजन डैमेज कर देगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली इसका इम्पैक्ट कितना होने वाला है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि E20 है क्या। E20 मतलब देखिए, पेट्रोल में अभी जो फिलहाल जो गाड़ी चला रहे हैं उसमें भी 10% इथेनॉल पेट्रोल में ऑलरेडी ब्लेंड किया जा रहा है। जब ये E10 हुआ था तब किसी ने इतनी आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन E20 काफी मेन स्ट्रीम हो चुका है और E27 उससे भी ज्यादा। तो आप ऑलरेडी आपकी गाड़ी में 10% इथेनॉल मिला के ही चला रहे हो, तो वो जो 10% की मात्रा है, 10% की, वो बढ़ के 20 होने वाली है। तो 20% इथेनॉल आपके पेट्रोल में ब्लेंडेड रहेगा और 80% आपका जो रेगुलर पेट्रोल है वो रहेगा। तो इसी को E20 नॉर्म कहा जाता है। कोई अलग सा पेट्रोल नहीं है, रेगुलर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स किया जाता है। अब ये करने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद क्या है, अब यहाँ पे बताने वाली चीजें अलग है और एक्चुअल रियलिटी में जो चीजें हो रही है वो अलग है। तो आम जनता को ये बताया जा रहा है कि इससे पोल्यूशन काफ़ी कम होगा और जो हमारे कंट्री के जो फार्मर्स हैं, जो गन्ने की खेती करते हैं, शुगर केन फार्मिंग करते हैं, तो उनको इसका डायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा। तो उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए लोकल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है। साथ ही साथ इससे एमिशंस कम हो जाएंगे, इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की इसके पीछे की मंशा है। तो एनवायरनमेंट को सोच के और फार्मर्स को सोच के हमने ये डिसीजन लिया है, ऐसा गवर्नमेंट आम जनता को दिखा रही है। लेकिन इसके पीछे की असल रियलिटी क्या है वो भी हम जान लेते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा गेम है वो है ग्लोबल सप्लाई चेन का। तो हमारी कंट्री का एक अनफॉर्चुनेटली एक वीकनेस है कि हमारे यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी कम है, ना के बराबर है। हमारे पूरे कंट्री को सफिशिएंट ऑयल हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। तो हमारी काफ़ी सारी डिपेंडेंसी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के ऊपर है। लेकिन जिस तरह का फिलहाल ट्रेड वॉर चल रहा है ये बहुत ही वॉलेटाइल है। तो ये क्योंकि ये वॉलेटाइल है, हम एक रोड मैप बना नहीं सकते कि हम आगे के 10 साल के लिए फ्यूल के प्राइसेस स्टेबल नहीं कर सकता है। जब भी कुछ डिस्टर्बेंस होता है ग्लोबल सप्लाई चेन में,
कुछ सैंक्शंस लगते हैं, कुछ इंटरनल वॉरफेयर चल रहे हैं, कुछ अलायंसेस होते हैं, तो इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है जो कंट्रीज ऑयल परचेस होती है उनको होता है। तो आने वाले 2 साल में ऑयल के प्राइजेस क्या हो सकते हैं उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2 साल तो छोड़ दीजिए, 6-6 महीने में पॉलिसीज चेंज हो रही है। इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो अपनी इकोनॉमी पे आता है और जो अपना ग्लोबल इम्पोर्ट है उसके ऊपर भी आता है। तो ये जो E20 या फिर E27 करने के पीछे का प्लान है, जो ऑयल का फिलहाल इंपोर्ट हो रहा है उसकी डिपेंडेंसी कम करने के लिए और हमारे पास उसका कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है। जितना ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहेगा उतना ज्यादा वो प्राइसिंग के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। अगर अपना इंपोर्ट के ऊपर और इंपोर्ट प्राइसिंग के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है, तो आने वाले समय में फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है और उसके ऊपर अपनी गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये इसके पीछे का स्ट्रेटेजिक गेम है कि हम डिपेंडेंसी कम करें और हमारा कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा रखें और इंपोर्ट के ऊपर हम कंट्रोल ला के प्राइसिंग मैनेज करें। तो ये गवर्नमेंट का एक क्लियर एजेंडा है, क्लियर प्लान है, जो कि आम जनता को शायद समझ में ना आए, तो उसको कुछ अलग तरीके से कन्वे करने की कोशिश की है। तो बेसिकली ये इसके पीछे का मकसद था और गवर्नमेंट बहुत ही अग्रेसिवली ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ भी बढ़ रही है, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, तो ये सब इसी के चलते हो रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि इथेनॉल के फायदे और नुकसान क्या है, क्या सच में इथेनॉल इतना खराब है। तो सबसे पहले हम फायदे देखते हैं कि हर कोई इसका नुकसान ही कह रहा है कि इंजन डैमेज होगा, इम्पैक्ट होगा। इसके कुछ फायदे भी है, जैसे कि जो इथेनॉल में ऑक्टेन रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, एज गुड एज आपका जो 100+ ऑक्टेन वाला पेट्रोल मिलता है, तो इसका ऑक्टेन रेशो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इंजन में आपको स्मूथनेस फील होगा। 100% पेट्रोल के मुकाबले 20% या फिर 27% ब्लेंडेड इथेनॉल वाला फ्यूल अगर आप इंजन में डलाते हो तो इंजन में आपको स्मूथनेस फील होगा। इसमें जो इंजन नॉकिंग की इशू होती है पेट्रोल व्हीकल्स में वो रिड्यूस हो जाएगी, कम से कम मिनिमल हो जाएगी। इंजन ओवरऑल की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। इसके अलावा इसमें पोल्यूशन तो कम होगा ही और प्राइजेस फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस भी कम है, क्योंकि जितना ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्राइसिंग के ऊपर भी कंट्रोल गवर्नमेंट ला सकती है। और कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि महंगाई की वजह से हमारे वोट छूटे, तो आगे जाके फ्यूल की महंगाई कंट्रोल में लाने के लिए ही ये स्टेप लिया जा रहा है। बेसिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल ही इसका मकसद है। ये हो गए फायदे। अब हम नुकसान जान लेते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसके एक्चुअल नुकसान कुछ और है। इथेनॉल की वजह से जो इंजन में जो रबर पार्ट्स होते हैं उसकी लाइफ कम हो सकती है। जो रबर पार्ट्स 8 साल 10 साल चलते हैं वो हो सकता है कि 4 साल 5 साल में ही आपको रिप्लेस करना पड़े। तो इथेनॉल की वजह से जो मेजर इम्पैक्ट है वो इंजन के रबर पार्ट्स के ऊपर है। इसके अलावा इसमें एनर्जी कंटेंट जो होता है वो 30-35% नॉर्मल पेट्रोल से कम होता है, तो उसके वजह से आपको थोड़ा सा पावर कम फील होगा। इसके अलावा माइलेज भी 5-6% ड्रॉप हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी अभी जो भी माइलेज दे रही है उसमें आप एक 5% कम पकड़ के चलिएगा, उतना ही इम्पैक्ट है, कोई ड्रास्टिक इम्पैक्ट ये नहीं है। नहीं, जितना रील्स में बताया जाता है कि आपकी गाड़ी का 20 का अगर माइलेज है तो सीधा 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। 5-6% का इम्पैक्ट है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप जितनी गाड़ी आपकी अभी माइलेज निकल रही है उसका अगर 5% ड्रॉप होता ही है तो आपके लिए इम्पैक्ट कितना है। बस वही इथेनॉल का इम्पैक्ट है अगर आप कमर्शियली देखोगे तो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको नोट करनी पड़ेगी, ये जो नॉर्मल पेट्रोल से E20 पे जाने के बाद जो परफॉर्मेंस पे जो इम्पैक्ट आता है, जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस है, वो नेचुरली एस्पिरेटेड जो व्हीकल्स है उसमें ज़्यादा नोटिस करने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उसी गाड़ी को ज़्यादा इम्पैक्ट देगी जो हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स है या फिर जो टर्बोचार्ज इंजन है, वहीं पे आपको इसका जो डिफरेंस है वो नोटिस होगा। अदरवाइज इसका कुछ ऐसा ड्रास्टिक इम्पैक्ट है नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी का माइलेज कितना गिरा है, इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट है नहीं। टर्बोचार्ज इंजन पे हाँ 4% 5% ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है, और जो हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स है उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये थे बेसिकली फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन E20 एंड नॉर्मल पेट्रोल, और इसके फायदे और नुकसान हमने देख लिए। अभी हम पॉइंट बाय पॉइंट जाते हैं। हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी भी देख ली और इसके पीछे का जो उनकी मंशा है वो भी देख ली। अभी हम पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल है, तो हमने टॉप 10-15 सवाल ऐसे उठाए हैं जो कि आपको जानने बहुत ही ज़रूरी है। तो सीधा हम चलते हैं आगे इन सवालों की तरफ।
तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या E20 या फिर E27 पेट्रोल आने के बाद क्या पेट्रोल के प्राइजेस घटेंगे, क्या पेट्रोल के प्राइजेस कम होंगे, क्योंकि इसमें पेट्रोल की मात्रा कम की जा रही है और जो लोकली मैन्युफैक्चर किया जाने वाला इथेनॉल है जो कि शुगर केन से बनता है मेजरली, तो इसका इम्पैक्ट हमको भी मिलना चाहिए। क्या पेट्रोल के प्राइजेस घटेंगे? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं, पेट्रोल के प्राइजेस घटने वाले नहीं है। लेकिन इसका आपको फायदा भी है लॉन्ग रन में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले सेशन में कहा था कि गवर्नमेंट डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रही है और जो अपनी जो ओन मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ा के प्राइसिंग के ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश कर रही है। तो गवर्नमेंट की मंशा ही है कि प्राइसिंग के ऊपर कंट्रोल लाना और इन्फ्लेशन मैनेज करना फ्यूल के केस में। तो आने वाले समय में अगर आपके पेट्रोल का प्राइस घटता नहीं है तो आपके पेट्रोल के प्राइसेस ड्रास्टिकली बढ़ेंगे भी नहीं। आप ग्लोबली देखोगे तो ये सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस की वजह से जहाँ पे दूसरी कंट्रीज में 20% 30% का पेट्रोल प्राइसिंग बढ़ते हुए दिखेगा, वही आपको अपनी कंट्री में स्टेबिलिटी दिखेगी। ग्लोबल सप्लाई चेन कितना भी हिलाओ लेकिन अपने प्राइसेस ड्रास्टिकली बढ़ेंगे नहीं। तो आने वाले समय में वही एंड यूजर को फायदा है। भले अभी पेट्रोल के प्राइसेस कम नहीं होंगे लेकिन आने वाले समय में ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे भी नहीं। तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो है क्या गाड़ी का माइलेज घटेगा? तो इसका भी सिंपल सा जवाब है हाँ, माइलेज ज़रूर घटेगा। कितना घटेगा? अगर E20 फिलहाल जो पेट्रोल आने वाला है या फिर आ रहा है उसमें 5% तक का डिफरेंस आपको मिलेगा, 4 to 5% आपका माइलेज ड्रॉप होगा। अगर आने वाले समय में E27 आता है तो उसका इम्पैक्ट 8 to 10% तक भी जा सकता है। अगर आपकी गाड़ी फिलहाल 20 का माइलेज दे रही है तो 8 to 10%, मतलब आप 10% दो पकड़ के चलिए तो 20 का माइलेज देने वाली गाड़ी शायद 18 का माइलेज देगी। तो ये इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट है। इसके बाद तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, क्या 2023 से पहले जो कार्स बनी है क्या उनका इंजन डैमेज होगा? क्या इन गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा? क्या इन गाड़ियों को कूड़ेदान में डालना होगा जैसे कि ज्यादातर यूट्यूबर कह रहे हैं? तो वैसा बिल्कुल नहीं है। इथेनॉल की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो सिर्फ आता है आपके रबर पार्ट्स के ऊपर। इसमें देखिए रबर सील्स आते हैं, फ्यूल पाइप्स आते हैं, या फिर दूसरे जो भी रबर पार्ट्स है उसको आपको रिप्लेस करना पड़ सकता है। आपका जो कोर इंजन है उसके ऊपर कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं है। सिर्फ रबर पार्ट्स की लाइफ इसमें ड्रास्टिकली कम हो जाएगी या फिर आधी हो जाएगी, आपको उसको रिप्लेस करना होगा। अदरवाइज इंजन के ऊपर इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इंजन आपका डैमेज नहीं होगा। उल्टा अगर आप देखें तो पेट्रोल गाड़ी में जो इंजन नॉकिंग की प्रॉब्लम आती है, ओवरहॉलिंग की प्रॉब्लम आती है, वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो इंजन की लाइफ के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉकिंग की प्रॉब्लम को ये काफी हद तक कम कर सकता है। तो इसका ये फायदा भी है। तो एज सच कोई मेजर इंपैक्ट है नहीं रबर पार्ट्स का, लेकिन जरूर इसमें लाइफ कम होने वाला है। जो गाड़ियां E20 कंप्लाइंट नहीं है क्या उसको कोई फिलहाल खतरा है? तो इमीडिएट खतरा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले 4 से 5 साल में आपको हो सकता है इसके जो रबर पार्ट्स है कंप्लीटली रिप्लेस करने पड़े। इसके अलावा कोई इमीडिएट खतरा नहीं है, गाड़ी 4-5 साल आराम से चलेगी, माइलेज हल्का सा घटेगा। उसके बाद जो चौथा सवाल है, क्या 2023 के बाद सारी गाड़ियां E20 या फिर E27 कंप्लाइंट है? तो आज भी मतलब 2025 में भी कुछ गाड़ियां बन रही है, तो बहुत सारी गाड़ियां ऐसी है जो कि आज भी E20 कंप्लाइंट नहीं है। लेकिन मेजोरिटी 95% तक जो भी गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई है 2023 के बाद में सारी की सारी E20 कंप्लाइंट है। और E27 की अगर बात करें तो ऑफिशियली E27 कंप्लाइंट कोई भी गाड़ी नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस हुआ नहीं कि हम E27 कब लॉन्च करने वाले हैं। E20 के बारे में अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो ये सारी गाड़ियां E20 ऑफिशियली कंप्लाइंट है। अगर मैं अंदर की बात बोलूं तो जब ये मैन्युफैक्चरिंग हुई थी E20 की, तो सारे मैन्युफैक्चरर्स ने थोड़ा बहुत बफर पकड़ के ही चला है, कंसिडरिंग कि आगे चल के और इथेनॉल बढ़ता है तो हमारी गाड़ियां फ्यूचर रेडी होनी चाहिए। तो E27 आता भी है तो मैक्सिमम गाड़ियां E27 कंप्लाइंट ही पकड़ के चल सकते हो। ये ऑफिशियल नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली यस, E27 के लिए भी गाड़ियां फ्यूचर रेडी आज की डेट में है जो 2023-24 के बाद बनी है। उसके बाद क्या पांचवा सवाल उसी को लेके है, क्या E20 कंप्लाइंट गाड़ियां E27 कंप्लाइंट भी है? तो जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि ऑफिशियली नहीं, मैकेनिकली यस, मैकेनिकली ये गाड़ियां E27 काफी हद तक कंप्लाइंट है। उसके अलावा छठा सवाल है, क्या E20 कंप्लाइंट कार पर कोई इम्पैक्ट नहीं है?
अभी हम कह रहे हैं कि जो गाड़ियां 2023 से पहले बनी है वो E20 कंप्लाइंट नहीं है, उसके माइलेज पे प्रॉब्लम आएगा, इंजन के जो रबर पार्ट से उसको इम्पैक्ट होगा। लेकिन क्या जो गाड़ियां 2023 के बाद बनी है जो E20 कंप्लाइंट से, क्या उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा? क्या उनका माइलेज नहीं घटेगा? एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि बहुत ही रेयर लोग पूछते हैं। लोग अक्सर सब चीजें मिक्स कर देते हैं, तो इसका जो जवाब है, माइलेज E20 कंप्लायंस कार का भी घटेगा, जो कि 4 to 5% का इम्पैक्ट इनमें भी है। लेकिन इसका जो इंजन में जो रबर पार्ट्स है वो ऑलरेडी E20 कंप्लायंट है, E20 के हिसाब से ही बनाया गया है, तो उसके लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये ऑल्टरनेटिव मटेरियल से बनाया गया है, तो मैकेनिकली या फिर मेंटेनेंस वाइज ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन माइलेज इनका भी घटेगा 4 to 5% से। तो ये इसका सीधा जवाब है। इसके अलावा सातवां सवाल है, क्या आज की डेट में 2025 में क्या E20 पेट्रोल लेना मैंडेटरी है? इसका जवाब है एज ऑफ नाउ नो। ये एनफोर्स किया नहीं गया है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको E20 ही डलाना है। E20 जो है वो फेजेस में कवर किया जाएगा, एक साथ एकदम से अनाउंसमेंट होगा नहीं कि आज रात से सिर्फ E20 ही मिलेगा, वैसे नहीं होगा। ये फेजेस में इसको मूव किया जाएगा E20 के तरफ, और E27 का अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया नहीं है। आने वाले समय में आ भी सकता है, बट एज ऑफ नाउ E20 ही पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट हुआ नहीं है। इसके अलावा जो E0 पेट्रोल है, जहाँ पे 100% पेट्रोल है, नो इथेनॉल, ऐसा पेट्रोल भी अवेलेबल रहेगा जो कि जो नीश व्हीकल्स है, जिसमें स्पोर्ट बाइक्स आती है, लग्जरी कार्स आती है, एविएशंस के लिए पेट्रोल हमेशा अवेलेबल रहेगा। और जो E10 पेट्रोल है वो भी पेट्रोल पंप्स पे अवेलेबल रहेगा। तो E20 ही डलाना है, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। तो जिसको लेके लोग डर रहे थे कि यार मेरी गाड़ी कंप्लाइंट नहीं है, मैं E20 पेट्रोल भराऊंगा, तो वैसे नहीं है। फिलहाल ये फेजेस में चल रहा है, कंप्लीटली एनफोर्स हुआ नहीं है। उसके अलावा आठवां सवाल जो आपको और क्लैरिटी देगा, ये सवाल है, E10 या फिर E0 पेट्रोल जो है ये पेट्रोल पंप पे कब तक अवेलेबल रहेंगे? तो ये देखिए, इसके पीछे जो गवर्नमेंट का प्लान है, 2025 के एंड तक E20 पूरे भारत में रोल आउट करने का प्लान है। लेकिन कम से कम अगले 4 से 5 साल तक जो E10 पेट्रोल है वो भी अपने लिए अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा हाल फिलहाल में नीति आयोग ने ये रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि जो पुरानी गाड़ियां है जो कि E20 कंप्लायंट नहीं है, आप उनके लिए कम से कम 2038 तक जो E10 पेट्रोल है एटलीस्ट उसको आप अवेलेबल कीजिए 2038 तक। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई फिलहाल रिवर्ट किया नहीं है, लेकिन ये नीति आयोग ने खुद रिकमेंड किया है। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके सामने लाने वाले, उसका जवाब भी देने वाला है, लेकिन उसके पहले मैं मेरे हर एक वीडियो में कहता हूँ, नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी है, कुछ एक्सेसरीज आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए जो कि इमरजेंसी में हमेशा आपको मदद करेगी, जिसमें है टायर इन्फ्लेटर। मानिए आप आपकी फैमिली के साथ किसी रिमोट लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं और सडनली आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर कम होता है या फिर गाड़ी पंक्चर होती है और आसपास कोई भी पंक्चर की दुकान नहीं है, आप फैमिली के साथ हो, आप पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, और ऐसे सिचुएशन में एक रिमोट लोकेशन में आपके फैमिली को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो सस्ती सी चीज़ है, एक टायर इन्फ्लेटर आपकी गाड़ी में हमेशा होना चाहिए जो कि इमरजेंसी में हमेशा आपको एक सेफ जगह तक लेके जाने में आपकी मदद करेगी। इसका मैंने आपको लिंक दिया है, अप टू 60% का डिस्काउंट है, या आपने आज ही जाके परचेस करना चाहिए, और आपकी हर एक गाड़ी में टायर इन्फ्लेटर ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा डैश कैम, आजकल बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आपके प्रूफ के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए फ्रंट और रियर दोनों भी डैश कैम आपकी गाड़ी में ज़रूर होना चाहिए। उसका भी मैंने आपको लिंक दिया है, अच्छे रेटिंग वाला डैश कैम जो कि अप टू 60% डिस्काउंट के साथ आ रहा है, आप उसको आज ही परचेस कर सकते हो। सेफ्टी हैमर्स आपके साथ साथ किसी और की भी जान बचाने में हमेशा मदद करते हैं। 100-150 रुपए की चीज़ है, 3-4 सेफ्टी हैमर्स आपकी गाड़ी में हमेशा होने चाहिए। इसके अलावा गाड़ी में लगने वाली जो भी एक्सेसरी है, सनवाइजर्स, डोर वाइजर, फ्लोर मैट, वैक्यूम क्लीनर, जो भी चीज़ आपको परचेस करनी है, हर एक चीज़ का हमने लिंक यहाँ पे दिया है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, आप वहाँ पे जाके आज ही परचेस कर सकते हो। सीधा बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। 9 सवाल है, क्या पेट्रोल पंप पे मेरे पास चॉइस होगी कि मुझे कौन सा पेट्रोल भराना है? जैसे कि आज की डेट में 95 ऑक्टेन, XP90, XP100 के ऑप्शंस फ्यूल पंप पे होते हैं। क्या आने वाले समय में मेरे पास भी चॉइस होगा कि क्या मुझे E10 भराना है या E20 भराना है? तो इसका देखिए, इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली फ्यूल पंप कैसे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि अवेयरनेस का बहुत सारा प्रॉब्लम है। आज भी काफ़ी पेट्रोल पंप वर्कर्स को ये नहीं पता है कि 95 ऑक्टेन पेट्रोल क्या होता है, E20 क्या होता है। उनके लिए सिर्फ सादा पेट्रोल और स्पीड पेट्रोल, सिर्फ 2 ही पेट्रोल्स होता है। तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा पता नहीं, लेकिन हाँ, आइडियली
रखने का सुझाव है कि कस्टमर के पास चॉइस होना चाहिए कि कौन सा पेट्रोल भराना है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसका जवाब हम अभी दे नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा और रिसर्च करके थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकाल के आपके साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाएंगे। तो ये सवाल को मैं फिलहाल स्किप करके आगे जा रहा हूँ। अगला सवाल है, क्या सेकेंड हैंड कार लेनी चाहिए? ये सेकेंड हैंड कार मार्केट में काफ़ी सारा डर है, गाड़ियों की प्राइसिंग घट रही है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप E20 कंप्लाइंट कार भी लेते हो तो 4 से 5% माइलेज वैसे भी घटने वाला है। अगर आपकी कार E20 कंप्लाइंट नहीं है तो भी आपकी गाड़ी का माइलेज 4 से 5% घटने वाला है, या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी घटे, 10% पकड़ के चलिए, तो माइलेज तो नई गाड़ी या फिर पुरानी गाड़ी दोनों में भी घट रहा है। सवाल आता है मेंटेनेंस का। तो क्या इतना ज़्यादा मेंटेनेंस आएगा कि मैंने पुरानी गाड़ी लेनी ही नहीं चाहिए, मैं फाइनेंशियली एकदम डूब जाऊंगा? तो वैसे भी नहीं है। इसमें आपको 4 से 5 साल में रबर पार्ट्स जो है वो रिप्लेस करने पड़ते हैं। अगर मैं इसके मैक्सिमम प्राइसिंग की बात करूँ, 5 साल चलाने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 से लेके 12,000 के अंदर कोई भी गाड़ी हो, इसके सारे जो रबर पार्ट्स है वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो 5-6 साल में एक बार अगर आप 5,000 से लेके 12,000 तक खर्च करते हो तो आई डोंट थिंक ये कोई बड़ा मेंटेनेंस है। इसके अलावा कोई बड़ा काम इंजन का निकलने नहीं वाला है। और जैसे कि कोई कहता है कि 1 लाख 2 लाख का काम निकल जाएगा, पूरा इंजन डैमेज हो जाएगा, सीज हो जाएगा, वैसे कुछ होने नहीं वाला है। रबर पार्ट्स में आपको मैं 12,000 मैक्सिमम साइड कर रहा हूँ, ऑन एवरेज आप पकड़ के चलिए 6 से 7,000 का खर्चा आएगा। तो सेकेंड हैंड कार लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये गाड़ी E20 कंप्लाइंट नहीं भी है तो भी 4-5 साल में एक बार आप गाड़ी को मेंटेन कर सकते हो। वो तो आपको वैसे भी करना पड़ता है, अगर आप दूसरी कोई गाड़ी लेते हो तो भी 4-5 साल में कुछ ना कुछ मेंटेन करना ही पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको सेकेंड हैंड गाड़ी में अगर E20 कंप्लाइंट गाड़ी ही लेनी है 3 लाख से लेके 7 लाख के अंदर अंदर, तो हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऊपर आई बटन में भी होगा। तो अगर आपको E20 कंप्लाइंट ही सेकेंड हैंड कार चाहिए तो आप उस वीडियो में जाके सारे ऑप्शन देख सकते हो, और वहां से कोई भी गाड़ी 3 लाख से लेके 7 लाख के अंदर अंदर आप उठा सकते हो, जो कि E20 कंप्लाइंट भी होगी। तो हाँ, सेकेंड हैंड कार खरीदने में कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल खरीद सकते हो। ऐसा कोई ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आपको नहीं देगी। जो रेगुलर मेंटेनेंस गाड़ी मांगती है उतना ही मेंटेनेंस ये गाड़ी भी मांगेगी, स्लाइटली 5 से 6,000 ज़्यादा, 6 साल में एक बार आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा अगला सवाल उसी को लेके जुड़ा है, अगर ये मेंटेनेंस ज़्यादा है तो मेंटेनेंस कितना आएगा? मैंने आपको अमाउंट में बता दिया, 5,000 से लेके 12,000 के अंदर अंदर जितने भी रबर पार्ट्स है सारे रिप्लेस हो जाएंगे। उसके अलावा मैकेनिकली कोई ये बड़ा खर्चा नहीं देगी। उसके अलावा एंड यूज़र के लिए इसका क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है? तो सिंपली अगर मैं आपको बता दूं कि आने वाले प्राइस में फिलहाल लोग कह रहे हैं कि माइलेज घटेगा, हमारा रनिंग कॉस्ट इसमें बढ़ेगा, लेकिन आने वाले समय में पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ने नहीं वाले हैं। तो आने वाले समय में आपका रनिंग कॉस्ट फिलहाल जितना है उतना ही रहेगा। तो फ्यूचर में आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। इंजन नॉकिंग नहीं होगी, इंजन ओवरऑलिंग नहीं होगी, तो इसको लेके जो बड़े खर्चा आते हैं इंजन नॉकिंग की वजह से, वो नहीं होंगे, वो घट जाएंगे। तो आप जो रबर पार्ट्स में खर्चा कर रहे हो वो यहाँ पे कंपनसेट हो रहा है। इथेनॉल की जो ऑक्टेन रेटिंग है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इंजन आपको स्मूथ फील होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। और अगर हम सोशल चीज़ों की बात करें तो थोड़े बहुत फार्मर्स को भी इसका हेल्प मिलेगा, क्योंकि गन्ने की खेती में अभी कितना होगा पता नहीं, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, फार्मर को लेके भी ये पॉलिसी थोड़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग गन्ने की खेती से ही होती है। तो ये कुछ फ़ायदे और नुकसान है इथेनॉल के बारे में। आई होप कि आपके मन में जो भी डाउट्स और सवाल थे इस वीडियो के बाद क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट हमसे छूटा हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो, थोड़ी भी आपको वैल्यू मिली हो, एक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी के भी मन में इथेनॉल को लेके कोई भी डर है तो ये वीडियो आप उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हो, गाड़ी को ओवर स्पीड बिल्कुल मत करना। सीट बेल्ट पहने बिना गाड़ी बिल्कुल मत चलाना। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।